हाय फ्रेंड्स, सरल क्लासेस रेणी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स। हमारी यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेशों का अध्ययन यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये हमारी स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा है। देखो, परिभाषा सेम नाम के अनुसार है। स्थिर यानी रुका हुआ, स्थिर आवेश, रुके हुए आवेशों का, और वैद्युतिकी यानी आवेश, यानी रुके हुए आवेशों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। हमारी इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र, जो दूसरा चैप्टर है गाउस के नियम, व उसके अनुप्रयोग, हमारा तीसरा जो चैप्टर है विद्युत विभव। अब इन तीनों चैप्टरों में थोड़ा थोड़ा हमें पॉइंट दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव वो फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ है और थर्ड में भी दिया हुआ है। तो हमने तीनों चैप्टरों में से उस पॉइंट को निकाल के और एक अलग से टॉपिक बना दिया विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। ये कोई चैप्टर नहीं है, केवल हमने विद्युत द्विध्रुव के जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करके और एक स्पेशल टॉपिक बना दिया विद्युत द्विध्रुव। जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता, देखिए इस प्रकार से ये हमारे 4 चैप्टर दिए हुए हैं फर्स्ट यूनिट में। अगर हम इनके नंबरों की बात करें तो ये पूरी यूनिट 7 नंबर की होती है, 7 अंक की बोर्ड में ये यूनिट आती है हमारे। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर है, इस साल के ही हम अगर बोर्ड पेपर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आया, सेकंड चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आया, थर्ड चैप्टर और द्विध्रुव वाले पॉइंट को मिला के बड़ा क्वेश्चन आया एक 4 नंबर का, और अथवा में आया चौथे चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन। यानी ये वाला और ये वाला जो क्वेश्चन था ये दोनों अथवा में थे, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर से। अगर पेपर में हम इनके क्वेश्चन नंबर्स की बात करें तो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आया वो इस साल के बोर्ड पेपर में 1 नंबर पर आया, यानी पहला क्वेश्चन ही आया था पहले चैप्टर से। अगर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन की नंबर की बात करें तो जो हमारे 14वें नंबर का क्वेश्चन था वो दूसरे चैप्टर से आया था। अगर हमारे ये विद्युत विभव और द्विध्रुव को मिला के जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करें तो 28वें नंबर पे था, और अथवा में जो आया हमारे विद्युत धारिता वाले चैप्टर से वो भी 28वें का अथवा था। तो इस प्रकार से ये हमारे पेपर में नंबर आए थे, क्वेश्चन नंबर, ये उनका डिवीजन था।
कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 4 और 2 6 और एक 7 नंबर की ये यूनिट है। 7 नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र, इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है आवेश। इस हम आवेश में पढ़ेंगे। सबसे पहले आवेश किसे कहते हैं यानी आवेश का परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद में आवेशों के प्रकार पढ़ेंगे। आवेशों का परिचय, आवेशों का प्रकार, फिर इसके बाद में आवेशों के बारे में फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोग किए थे वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम आवेशों के गुणधर्म। फिर पढ़ेंगे हम आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां यानी आवेशों को कैसे उत्पन्न किया जाता है या आवेशों को उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इस प्रकार से हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे आवेश वाले पॉइंट में। इस चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कूलाम का नियम। इस कूलाम के नियम में हमें 5 टॉपिक पढ़ने होंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का कथन क्या है, कूलाम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, यानी कुल मिला के इसका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक किसे कहते हैं। परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे, जो इस साल बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था। 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसके बाद पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाएं, कि कूलाम का नियम कहां कहां तक लागू होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इस प्रकार से ये 5 टॉपिक हमें इस कूलाम के नियम में पढ़ने होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है विद्युत क्षेत्र। इसमें भी हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र का परिचय पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के परिचय के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। 2 टॉपिक हो गए हैं, इसमें भी हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में एकल आवेश द्वारा या बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय मान कितना होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस प्रकार से हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। इनके अलावा 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे जिनकी थ्योरी हमें नहीं दी हुई है, पर उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना हमारी बुक के जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो हमसे हल नहीं होंगे। आवेशों का संतुलन और आवेशों का निलंबन।
प्रकार से ये आवेशों का निलंबन, ये सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवेश वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आवेश की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं या पदार्थ द्वारा इन गुणों का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश। अब देखो परिभाषा किस प्रकार से बनी है। आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ भी उत्पन्न करता है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। उसका आंसर था ये। यानी आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और दोनों एक साथ भी। देखो किस प्रकार से करता है। अगर आवेश रेस्ट में है, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है और विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो एक बार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था कि गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो उसका आंसर था विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से आवेश की परिभाषा होगी। जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने आवेश दे दिया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इस वस्तु में आवेश है? ये वस्तु अगर रुकी हुई है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही होगी और ये वस्तु अगर गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगी। तो हम कह देंगे कि इस वस्तु में क्या उपस्थित है? आवेश उपस्थित है। तो भाई आवेश की परिभाषा लिख देते हैं हम। किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव जिस गुण द्वारा किया जाता है उसे आवेश कहते हैं। तो यह आवेश की परिभाषा हो गई कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव जिस गुण द्वारा किया जाता है उस गुण को ही क्या कहते हैं? हम आवेश कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं हम आवेश के प्रकार की। आप इसको और भी इस परिभाषा को ऐसा नहीं कि ऐसे ही याद रखें, इसको मॉडरेट कर सकते हैं और भी बदल सकते हैं। बस मेनली टॉपिक आने चाहिए ये वाला, उत्पन्न या अनुभव। जैसे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं, आवेश कहे जाते हैं। यानी आप ये पॉइंट आने चाहिए, परिभाषा किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं प्रकार की। तो सबसे पहले हम आवेशों के प्रकार में लिखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब हम पढ़ेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। हमें पता कैसे लगेगा? जैसे ये वस्तु है, हमें इसमें आवेश है, पर ये कैसे पता करें कि हम ये धनावेशित है या ऋणावेशित है? इसके बारे में पढ़ेंगे कि आवेश के प्रकार जो हैं वो धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो किस प्रकार से बताए जाते हैं कि ये वस्तु धनावेशित है और ये ऋणावेशित है ये वस्तु। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट देखेंगे
कि वास्तव में आवेश जब किसी वस्तु में उत्पन्न होता है तो या तो वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अतिरिक्त हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात करेंगे हम धनावेश। कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु में धनावेश कब उत्पन्न होगा? जब इस वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो यहां लिख लीजिए आप कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही धन आवेश कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम ऋणावेश की परिभाषा लिख लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो परिभाषा लिख देंगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। एग्जाम्पल, हमने एक उदासीन परमाणु ले लिया। उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था का मतलब तो समझते हो ना, उदासीन अवस्था का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में है, कोई आवेश उत्पन्न नहीं है। तो मैंने एक सोडियम परमाणु ले लिया, इसमें उदासीन अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। देखो कुल आवेश कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आप जानते हो माइनस में 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो 11 इलेक्ट्रॉनों पर गुना 11 से कर देंगे। इसी प्रकार से 11 प्रोटोनों पर, प्रोटॉन पर आवेश धनावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 11 प्रोटोनों की बात करें तो इसको 11 से गुना कर दो। अब देखो कुल ऋणावेश और कुल धनावेश बराबर है, तो टोटल उदासीन अवस्था में आवेश हो जाएगा कुल आवेश 0, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा है वो बराबर है, तो 0 आवेश हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। उदासीन अवस्था में जो सोडियम परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 11 पहले थे, अब 10 बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। प्रोटॉनों से तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन अब बच जाएंगे। तो 11 प्रोटॉन थे, अब भी 11 प्रोटॉन बच गए। तो देखिए भाई कुल चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। तो इसी प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉनों पर 10 से गुना कर दिया। 11 प्रोटोनों पर, एक प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, तो 11 प्रोटोनों पर गुना 11 से कर देंगे। अब कुल आवेश में से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस में 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। देखो प्लस आवेश आ रहा है, प्लस यानी वस्तु कैसी है, धनावेशित है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। इस बार हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, इस बार इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखिए सोडियम परमाणु जो है उदासीन अवस्था में, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 11 तो पहले ही थे उदासीन अवस्था में, एक दे और दिया, तो अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन से कोई छेड़खानी नहीं की है, पहले भी 11 थे और अब भी 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना माइनस में 10 की घात माइनस 19, तो 12 पे कितना हो जाएगा, गुना 12 से कर देंगे। और एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, तो 11 प्रोटॉनों पर कितना होगा, गुना 11 से कर देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। यानी जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वस्तु कैसी आवेशित हुई, ऋण आवेशित हो गई। तो
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को निकालने और देने से वस्तु आवेशित हो जाती है और धनावेशित और ऋणावेश का हमें पता लग जाता है। तो ये आवेश के प्रकार थे। इसके बाद में देखते हैं हम फ्रैंकलिन के प्रयोग। वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेशों के संबंध में कुछ प्रयोग किए, उन्हीं को हम फ्रैंकलिन के प्रयोग कहते हैं। वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने प्रयोग किए, उनका निष्कर्ष जो निकलता है वो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रकृति को बताता है कि किस प्रकार से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बारे में फ्रैंकलिन ने प्रयोग किए थे। तो फ्रैंकलिन का सबसे पहले हम प्रयोग संख्या 1 पढ़ेंगे। फ्रैंकलिन का प्रयोग संख्या 1। फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। कांच की छड़ और रेशम को कपड़े को रगड़ा आपस में। कांच की छड़ और रेशम को कपड़े को रगड़ने के बाद अलग अलग किया और कांच की छड़ को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, अपने आप घूम सकती है वो छड़, और इस प्रकार से उसने लटका दिया। दोबारा उसने क्या किया, एक कांच की छड़ और ली, दूसरा रेशम का कपड़ा लिया, इन दोनों को रगड़ा और वापस से इस कांच की छड़ को फिर से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इस प्रकार से लटका दिया। जैसे ही दोनों छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटकी तो दोनों छड़ें क्या हुई, दूर दूर भागने लग गई। ये इधर भग रही है और ये इस प्रकार से इधर भग रही है। मैंने आवेश नहीं दिखाए हैं कि कांच की छड़ों में कैसे आवेश थे, और ना ही फ्रैंकलिन को पता लगा था कि इनमें कौन से आवेश हैं। ये तो बाद में विद्युतदर्शी की जब खोज हुई तब पता लगा कि वास्तव में कांच की छड़ में धनावेश आ जाता है। इसको भी देखेंगे हम विद्युतदर्शी में। तो फ्रैंकलिन ने इन दोनों कांच की छड़ों को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो दोनों कांच की छड़ें क्या है, एक दूसरे से दूर भागने लग गई। तो इस प्रयोग संख्या 1 में फ्रैंकलिन ने क्या लिखा, जब दो कांच अलग अलग कांच की छड़ों को अलग अलग रेशम के कपड़ों से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। और इसका जो निष्कर्ष लिखा फ्रैंकलिन ने कि ये दूर क्यों भागती हैं, इसके बारे में फ्रैंकलिन क्या निष्कर्ष लिखते हैं कि इन दोनों कांच की छड़ों में जरूर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ होगा और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या करने लग गए, प्रतिकर्षित करने लग गए। तो फ्रैंकलिन निष्कर्ष में लिखते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन के प्रयोग संख्या 2 की। फ्रैंकलिन ने क्या किया भाई, दूसरा जो प्रयोग किया उसमें उसने छड़ें बदल दी। फ्रैंकलिन ने अब क्या किया, एक कांच की छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद में कांच की छड़ को फिर से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब क्या किया फ्रैंकलिन ने, एक एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट जानते हो क्या होता है, एबोनाइट एक विशेष प्रकार का रबड़ होता है। तो एबोनाइट की छड़ ली और बिल्ली की खाल ली। बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा और रगड़कर फिर से उसने एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इस प्रकार से ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है। अब उसने क्या देखा, दोनों छड़ें एक दूसरे के पास पास आ गई और लगभग चिपकने की पोजीशन में आ गई। दोनों छड़ें पास पास आती हैं एक दूसरे के। तो फ्रैंकलिन ने क्या निष्कर्ष निकाला, जरूर इन दोनों छड़ों में क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। और इससे फ्रैंकलिन ने जो निष्कर्ष लिखा, फ्रैंकलिन निष्कर्ष क्या लिखते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से ये फ्रैंकलिन के 2 प्रयोग थे। प्रयोग संख्या फर्स्ट में क्या था कि 2 कांच की छड़ ली, उन दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। निष्कर्ष लिख दिया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 2 में क्या लिखेंगे हम, फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़कर कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। एबोनाइट की छड़ ली और बिल्ली की खाल ली, दोनों को रगड़ के एबोनाइट की छड़ को क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। तो दोनों छड़ें एक दूसरे के पास पास आने लगती हैं। यानी निष्कर्ष उसने क्या लिख दिया कि समान प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से ये फ्रैंकलिन का दूसरा प्रयोग था। फ्रैंकलिन ने तीसरा प्रयोग भी किया।
प्रयोग संख्या 3, उसमें कोई नया नहीं किया फ्रैंकलिन ने। इस बार क्या किया कि उसने 2 एबोनाइट की छड़ ली और दोनों एबोनाइट की छड़ों को क्या किया, बिल्ली की खाल से अलग अलग रगड़ा, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। तो क्या हुआ, दोनों एबोनाइट की छड़ें दूर दूर भागने लग गई। जब दूर दूर भागने लग गई तो फ्रैंकलिन ने वही निष्कर्ष लिख दिया कि भाई समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से ये फ्रैंकलिन के 3 प्रयोग थे। अब हम आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे कि आवेशों में क्या क्या गुणधर्म होते हैं।